नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के सेहत से जुड़ी खबर की। लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद उन्होंने अपना पहला बयान दिया है और इस बयान को अब हम आपके सामने आपको दिखाने जा रहे हैं। लालू यादव ने अपने पहले बयान में कहा कि जिन लोगों ने उनके लिए दुआएं की हैं, प्रार्थना की है, उसके लिए वो उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद अब वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये सब लोगों की दुआ और प्यार का नतीजा है। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो सुना आपने, लालू प्रसाद यादव का वीडियो जारी किया गया है। उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती ने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद अच्छा महसूस कर रहा है, उनको हो रहा है, क्योंकि और जल्द से जल्द वो रिकवर भी कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद से लोगों में और समर्थकों में खास तौर पर राहत हुई होगी कि अब जिसका इंतजार वो कर रहे थे कि जल्द से जल्द लालू यादव रिकवर करते जाएं, ठीक होते जाएं, तो यहाँ पर उनके इस बयान से थोड़ी राहत जरूर, क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो अब ऑपरेशन होने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं लालू यादव ने क्या कहा है। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। लालू यादव ने तो बताया है कि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब हम आपको उनके हेल्थ से जुड़ा एक अपडेट भी बता दें कि अब वो लगातार बहुत जल्दी से रिकवर भी कर रहे हैं। अभी लालू यादव डॉक्टर की निगरानी में हैं और जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि उनकी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही है। डोनर रोहिणी आचार्य, जो उनकी बेटी हैं, जिन्होंने किडनी डोनेट किया है, वो भी काफ़ी अच्छे इस तरीके से रिकवर कर रही हैं और दोनों की सेहत बिल्कुल ठीक है। और लालू यादव ने तो इसकी पुष्टि भी कर दी। उन्होंने जो वीडियो जारी किया है वो वीडियो हमने आपको दिखाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद उन्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है। वहीं इस पर सीएम नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव का अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो गया। इस बात की उन्हें खुशी है कि अच्छे तरीके से उनका किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हो गया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद से स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों से बात हुई है। लालू प्रसाद पूरी तरह ठीक हैं और वो जल्द ही ठीक होकर हम लोगों के बीच लौटेंगे। बहुत अच्छा है, ठीक है एकदम। ये तो बिल्कुल खुशी की बात है कि उनका सब कुछ ठीक ढंग से हो गया है और वहाँ के डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि नहीं बहुत अच्छा। उनसे हमारी बात उनके सपनों से हुई है, तेजस्वी से भी बातचीत हुई है। और अगली खबर कटिहार से। कटिहार के बाघमारा में लोग कटाव से परेशान हैं। परेशानी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब लोगों ने यहां पर शादी विवाह कार्यक्रम को भी रोक दिया है, उसे रद्द कर दिया है। लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि बड़ी तेजी से कटाव हो रहे हैं। ऐसे में लोग अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं और आज इन्हीं हालातों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार बाघमारा जाने वाले हैं। आज उनका वहां पर दौरा होना है। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहेंगे। सीएम लोगों से बातचीत करेंगे और फिर पटना रवाना हो जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी भी पूरी कर ली गई है। कटावग्रस्त इलाके के बगल में ही हेलीपैड भी बनाया गया है। सीएम से पहले कई जनप्रतिनिधियों ने इलाके का दौरा भी किया और लोगों को कटाव की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। अब सीएम नीतीश कुमार के दौरे से लोगों को काफी उम्मीद है।
और यहाँ ठोकर, हम मुख्यमंत्री जी से ही मांग करते हैं कि यहाँ पे जो ठोकर जो है मजबूत ठोकर दिया जाए, जो कि गंगा का धार को मोड़ा जाए, तभी तो यहाँ कटाव रुक सकता है। और कटिहार सांसद के आग्रह करने पर आज सीएम नीतीश कुमार वहां जा रहे हैं। आपको बता दें कि कटिहार के सांसद ने सीएम नीतीश कुमार को इस मामले से अवगत कराया था। उन्होंने बताया था कि कटाव की स्थिति वहां बेहद ही खराब होती जा रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और दुलाल चंद्र गोस्वामी ने सीएम को इससे अवगत कराया, जिसके बाद सीएम ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया है और आज खुद वो मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने वाले हैं। और आज लोगों को भी काफी ज्यादा उम्मीद है कि जब सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे तो उनकी समस्या का निदान जरूर हो जाएगा। बड़ी खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरपूर समय दिए, एक एक बिंदु पर डिस्कस किए। कल भी माननीय मंत्री जी जो जल संसाधन है संजय झा जी से डिस्कस किए, विभाग को बुला करके डिस्कस किए हैं और वो स्वयं आना चाहते हैं, स्वयं देखना चाहते हैं। तो लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि उनको जो है बिहार के बाकी जिला का चिंता नहीं, वो बिहार का एक एक जिला का चिंता करते। और इसी बीच बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। एग्जिट पोल को लेकर उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता ही मालिक है। आपको बता दें, हिमाचल और गुजरात में जो इलेक्शन हुए हैं उसके एग्जिट पोल सामने आने के बाद सीएम नीतीश कुमार से इसको लेकर सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता मालिक है। एग्जिट पोल आया सर, एग्जिट पोल पर क्या बोलेंगे सर? हिमाचल प्रदेश गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार आई, एग्जिट पोल में आ रहा है सर। अरे तो कौन आएगा? जनता मालिक है जिसको सर कोहली ने क्या सर कोहली जनता मालिक है, वो जो चाहेगी वो फैसला देगी, तो रिजल्ट आएगा जो आएगा। हम कभी कुछ बोलते हैं। और अगली खबर पूर्णिया से है। पूर्णिया के बाईसी में एक मदरसे में दो गुट आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि यहाँ पर जांच अधिकारी जांच करने के लिए पहुंचे थे और उनके सामने ही दो गुट जो हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मारपीट भी वहां पर हुई। बताया जा रहा है कि स्थापना डीपीओ वहां पर जांच करने के लिए पहुंची थी और उनके सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर हंगामा और मारपीट भी किया गया है। भारी हंगामे की वजह से जांच टीम वहां से वापस लौट गई। स्थापना के डीपीओ देवनंदन ताती ने कहा कि मदरसा के हेड मौलवी पर सचिव का जाली हस्ताक्षर करने और अवैध निकासी करने का उस पर आरोप लगा था और उसी की जांच करने के लिए स्थापना डीपीओ वहां पहुंची थी। लेकिन वहां पर देखिए किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है। दो पक्ष जो हैं वो आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। बड़ी रेहुआ में हम लोग जांच करने के लिए गए थे। उसमें मदरसा के हेड मौलवी पर आरोप था कि कुछ शिक्षकों का वेतन जाली सिग्नेचर करके निकाल दिए हैं। मैं वहां गया और जांच कर ही रहा था। इसी क्रम में दोनों गुटों के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के कारण हम लोग जांच की प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाए। ये कंप्लेन है इस टाइप का, इस सचिव का नहीं। मजिस्ट्रेट साहब गए हुए थे यहाँ से, मजिस्ट्रेट साहब अधिकारी जिला से या मंडल से जाते हैं और इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल यह निंदनीय है। जांच जिस चीज़ की हो रही है वहाँ के लोगों को या जो भी कमेटी के सदस्य हैं उनको उसको कोऑपरेट करना चाहिए ताकि फेयर जांच हो सके, ना कि आपस में उलझ के चीज़ों को उलझा दें। और नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मरीज डॉक्टर की मनमानी से परेशान है। यहाँ पर डॉक्टर अपने मन के हिसाब से काम करते हैं और इसको लेकर उनकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इसकी शिकायत सिविल सर्जन से की गई तो वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह भी परेशानी देखकर बिफर पड़े और डॉक्टरों की मनमानी पर जमकर बरसे। बताया जाता है कि इन दिनों सदर अस्पताल में तैनात अधिकांश डॉक्टर की मनमानी चल रही है और रोस्टर से ड्यूटी करने के नाम पर ड्यूटी से फरार रहते हैं, जिससे नाराज सीएस ने डॉक्टरों से नौकरी छोड़ देने तक की बात कह दी। आप लोगों को दिन को ड्यूटी नहीं करना, प्लीज वो हो झूठो दूरी में आकर के बीच में डिस्टर्ब न करे। बस सबका अपना मर्जी चलेगा, काय को मर्जी भैया घर में रहो ना, सबसे अच्छा मर्जी तो वो है। आप लोगों को दिन को ड्यूटी नहीं करना, प्लीज वो हो झूठो दूरी में आकर के बीच में डिस्टर्ब न करे। बस सबका अपना मर्जी चलेगा, काय को मर्जी भैया घर में रहो ना, सबसे अच्छा मर्जी तो वो है।
और सीतामढ़ी से आपको खबर बता दें, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और आईटीआई के कॉलेज के लोग आमने सामने नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोविड डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया था आईटीआई में, लेकिन अभी तक उस कोविड डेडिकेटेड सेंटर को वहां से हटाया नहीं गया है, जबकि अब कोविड का प्रकोप काफी ज्यादा कम हो चुका है। तो ऐसे में वहां से उसे खाली करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक खाली नहीं किया गया है। इसके लिए लगातार महिला आईटीआई प्रशासन डीएम और स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख रहा है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में, और यह जो परिसर है वह महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का परिसर है, और इसमें भव्य इमारत का निर्माण किया गया है ताकि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जो छात्राएं हैं उनको बेहतर तरीके से यहां पर प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन वर्ष 2020 में अप्रैल में इसको महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जो यह इमारत है उसको डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में डेवलप करने का काम किया गया, क्योंकि कोरोना महामारी का साया चल रहा था और जिला प्रशासन को डेडिकेटेड कोविड सेंटर का निर्माण करना था। तो इस भवन का चयन किया गया और तब से लेकर आज तक यह भवन डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में ही अपनी पहचान बना रखा है। और यहां पर जो महिला प्रशिक्षण संस्थान के जो काम है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, और प्रशिक्षण संस्थान में जो छात्राएं प्रशिक्षण लेने के लिए आती है उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यह जो भवन है अब इसी डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में ही अपनी पहचान रखने का काम कर रहा है। लगातार जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासन है उसके द्वारा जिला पदाधिकारी को भी कई बार पत्र लिखने का काम किया गया, और लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा भी इसको खाली कराने का निर्देश जारी किया गया है, बावजूद इसको खाली नहीं कराया जा सका है। और लगातार यह भवन डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में ही अपनी पहचान बनाए रखा है। हालांकि अब कोरोना महामारी का साया खत्म हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में इस भवन को खाली कराना बेहद जरूरी है ताकि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जो छात्राएं हैं उनको यहां पर प्रशिक्षण दिया जा सके और उनका बेहतर भविष्य संवर सके। हालांकि जो महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की छात्राएं हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक जर्जर भवन में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है जहां शौचालय समेत पेयजल और दूसरे संसाधनों की भारी कमी है। ऐसी परिस्थिति में लगातार इस इमारत को खाली करने के लिए निर्देश भी जारी हो रहे हैं, बावजूद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी तरीके का इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि सैकड़ों की तादाद में जो महिला प्रशिक्षण संस्थान की छात्राएं हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और धनबाद के सरकारी पीएचसी डॉक्टर अभिजीत कुमार के ऊपर नौकरानी का मर्डर करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि इनके घर में करीब 2 महीने से अनु कुमारी नाम की युवती नौकरानी का काम कर रही थी, और उस वक्त वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर अभिजीत कुमार ने ही उसकी बेटी की हत्या की है। उनके घर में 18 वर्षीय युवती अनु कुमारी 2 महीने से नौकरानी के रूप में काम करती थी। इसी बीच उनके घर से अनु का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया गया है, जिसे उन्होंने बिना पुलिस को सूचना दिए उसके परिजनों को सौंप दिया। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर अभिजीत कुमार पर अनु कुमारी का गला दबाकर मर्डर करने का आरोप लगाया है। हमको पूजा टाकीज में एम्बुलेंस में बैठा दिया, डायरेक्ट वो आपको हाँ, तकनीक क्या वो उनकी सांस चल रहा था किसी नहीं कुछ पूरा खत्म थी वो लड़की। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? हमको तो क्या लगेगा, पूरा शरीर तो उसका निशान पड़ा है। अब उसके साथ कुछ गलत किया है, क्या किया है तो भगवान ही जानता है। उनको मारा गया है गला दबा के। कौन? डॉक्टर साहब के घर में ही मारा गया। मेरी मम्मी को बुलाया पैसा लेने के लिए, मेरी मम्मी गई घर पैसा लेने, बोली बेटी से मिलना, बेटी से मिलने नहीं दिए, बोले आपकी बेटी पूजा टाकिज में इंतजार करी। फिर दोबारा गाड़ी में बिठा के पूजा टाकिज में गए, वो अपना गाड़ी घुमा के ले गए और एम्बुलेंस में बिठा के भिजवा दिए। और पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा किनारे एक महिला और नवजात का शव बरामद किया गया है। हालांकि इसकी सूचना पुलिस की टीम को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिस वजह से ये दोनों शव कुत्ते का निवाला बन रहे हैं। आप पुलिस की संवेदनहीनता को समझ सकते हैं कि जब इसकी सूचना दिए जाने के बाद भी पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची। मामला फतुहा थाना क्षेत्र के रायपुरा पठान टोली का है। जानकारी के अनुसार महिला और नवजात का शव नदी में बहकर आया था। मामला हत्या का है या आत्महत्या का, अभी ये सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है।
हम लोगों ने सुबह करीब 10:30 बजे गंगा किनारे गए तो देखा कि एक महिला और एक बच्चे की लाश नग्न अवस्था में पड़ी। मसौढ़ी में कार्डधारियों ने चावल को लेकर हंगामा किया है। उन्हें जो चावल मिला है वो चावल प्लास्टिक का है। ये कहना है उन कार्डधारियों का। जन वितरण प्रणाली के द्वारा जो उन कार्डधारियों को चावल दिया गया था, जब वो अपने चावल को लेकर अपने घर गए तो वहां से उनकी शिकायत ये हुई है कि प्लास्टिक के चावल उन्हें दे दिए गए हैं। हालांकि जिले के आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि चावल में प्लास्टिक नहीं बल्कि 1% प्रोटीन युक्त फोर्टिफाइड चावल मिला है। फिलहाल चावल को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर स्थानीय प्रशासन इस भ्रम को खत्म नहीं किए तो लोग अंधेरे में ही रहेंगे। ऐसे तो मैंने उसका है, लेकिन देने वाला है जो विजय ठाकुर। क्या है चावल में, क्या है इसमें? उजला मिला हुआ है, लगता है कि अथी का प्लास्टिक वाला चावल है, चाइनीज चावल मिला हुआ है। कैसे पता है कि प्लास्टिक है? ये आग में डालने पर ऐसे मैंने रह जाता है। चावल उसको तोड़ दिए, दाना को तो टूट जाती है, लेकिन ये चावल पर कोई असर नहीं पड़ता है और देखने में भी बहुत मोटा दाना है और अलग से इसको प्रिंटेड कलर टाइप का लग रहा है, जो कि बनाया हुआ चावल है। एकदम सेम लग रहा है कि प्लास्टिक चावल है। और ये जो यहाँ से आपूर्ति शाखा द्वारा जो जन वितरण को दिया जाता है, जन वितरण तो वितरित कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है यहाँ प्रणाली जो है आपूर्ति शाखा जो दे रही थी उसको जांच करना चाहिए था हम कैसा क्वालिटी वितरण करवा रहे हैं। राइस है जो सरकार द्वारा मिलाया गया है ताकि लोग उसको खा सकें और कुपोषण एनीमिया पे नियंत्रण हो सके। तो आप भी लोगों को जागरूक कीजिए थोड़ा। फोर्टिफाइड राइस है वो सरकार द्वारा ही भेजा गया है। बढ़ती महंगाई ने शादी में जो शादी वाले लोग हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर टेंट, बैंड, जेवरात, कपड़े सब कुछ का दाम बढ़ गया है, जिससे वजह से शादी वाले घरों में परेशानी हो रही है और लोग खरीदारी करने के लिए जमकर खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में दूल्हा और दुल्हन की फैमिली बेहद परेशान है। आसमान छूती कीमतों के चलते शादी की खरीदारी मुश्किल हो गई है। खासकर मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय जैसे परिवारों के लिए सीमित बजट में शादी की शॉपिंग करनी पड़ रही है। विजिट किए थे जैसे किसी रिलेटिव के लिए, मतलब देखने आए थे, तो उसके हिसाब से इस साल तो कुछ रेट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब उत्साह है लोगों में, लोग खरीदारी तो करेंगे ही। शादी का मौसम है तो ठीक है। महंगाई तो हो गई है। आपका ज्वेलरी हो, सबसे ज़्यादा रेट किसका बढ़ा है आपके अनुसार? सबसे ज़्यादा रेट कपड़ा का है, टेंट का है, गोल्ड का तो खैर बढ़ता ही है हर एक साल। लेकिन कितने तारीख को शादी आपकी है? 13 तारीख को, 13 दिसंबर को। अभी तक क्या क्या खरीदारी की है? बस शेरवानी खरीदे हैं, शर्ट पैंट। और बिहार में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से बुजुर्गों और बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सांस के मरीज जो हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में अभी तक सांस के मरीज 3 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है और बच्चे भी निमोनिया के चपेट में आ रहे हैं। सदर अस्पताल में क्या स्थिति है, जायजा लिया सहयोगी गोविंद कुमार ने। तापमान में गिरावट आते ही जो ठंड में मरीज हैं सांस के, उनकी हालत बिगड़ने लगी है और आज जो है तकरीबन 3 मरीजों की इस वक्त सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मौत हो गई है। और ये तीनों मरीज जो ओल्ड एज के हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 55 से 60 साल बताई जा रही है। अंदर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त जो है कई ऐसे सांस के मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस वार्ड में आपको हम दिखा रहे हैं, वार्ड नंबर 1 है इमरजेंसी वार्ड का, जहां पर इस वक्त काफ़ी संख्या में मरीज जो है भर्ती हैं और यहां डॉक्टर भी हैं जो मरीजों के इलाज कर रहे हैं। ये डॉक्टर हम डॉक्टर से जानते हैं। सर, अभी मौसम ठंडा हो रहा है, ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, किस तरह के पेशेंट पहुँच रहे हैं अस्पताल में? अभी ज़्यादातर जो सांस संबंधित जो प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट हो जाता है मौसम चेंज होने की वजह से। जैसे कि अभी कुआ गिरेगा, ठंडा पड़ेगा, तो जैसे दम्मा का पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा, MI के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे मरीजों को? ऐसे मरीजों को बस जो पहले से फॉलोअप हो रहा है वो कंटिन्यू अपना प्रिकॉशन में रहें, टाइम से मेडिसिन लें। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत आए, यही नहीं कि सुबह जाएंगे शाम को जाएंगे। अस्पताल के डॉक्टर हैं, लिहाजा बता रहे हैं कि जो सांस के मरीज है, ओल्ड एज के जो लोग हैं, उन्हें किस तरह से यहाँ सावधानी बरतनी है इस मौसम में ताकि वो सेफ रह सकें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
और बिहार में अब शराब के बाद ड्रग्स का कारोबार काफी ज्यादा फल फूल रहा है, जिसने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। पुलिस ने एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से ऐसे सामान मिले हैं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये महंगी दवाएं और इंजेक्शन इलाज के लिए नहीं बल्कि नशेड़ियों की नशे की लत को शांत करने का एक जरिया है। जी हाँ, शराब तो शराब, अब नशे के सौदागर दूसरे विकल्प भी तलाशने लगे हैं। विकल्प भी ऐसे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पटना में इसी विकल्प का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। पत्रकार नगर थाना में एक बहुत ही यूनिक केस सामने आया था, जिसमें जो एक व्यक्ति है वो पहले तो होलसेलर्स से नॉर्मल सामान्य रूप से कम दाम पे कमीशन लेके सप्लाई करवाता था नॉर्मल ड्रग्स, लेकिन इसी क्रम में वो अन्य सिंडिकेट्स के संपर्क में आया और उसने जो मनोतेजिक ड्रग्स होते हैं, हाई क्वालिटी ड्रग्स होते हैं जो एनेस्थीसिया के काम आते हैं, या फिर जो इनका सेल ओपन मार्केट में प्रतिबंधित है, होलसेलर से लेकर बहुत ही भारी मुनाफे और कमीशन के साथ जो ड्रग यूजर्स हैं उनको सप्लाई कर रहा था बिहार के विभिन्न जिलों में। दरअसल बिहार से सटे नेपाल से मादक पदार्थों की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन इन सब के बीच पटना में नशे की ऐसी दवाइयां मिली हैं जो पंजाब तक प्रतिबंधित हैं। पत्रकार नगर पुलिस ने नालंदा के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो मादक पदार्थों से भी ज्यादा खतरनाक दवाइयां और सुई की सप्लाई करता था। जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स कहते हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, और कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो केवल हाई एंड ट्रीटमेंट जहाँ होती है वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो ये समहाउ इसके पास एक्सेस थी ऐसी दवाइयों की, और ये क्या करता था कि उनको होलसेलर से लेके और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये पेशेंट्स को नहीं बल्कि एक जो नशेड़ी होते हैं उनको ये बेच रहा था। बहरहाल पुलिस अधिकारी कार्रवाई का दम तो भर रहे हैं, नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह बिहार में शराब की जगह दूसरे मादक पदार्थों और नशीली पदार्थों का बाजार बढ़ रहा है, समय रहते यदि उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये न केवल युवा पीढ़ी बल्कि परिवार और समाज के लिए भी नासूर बनता जाएगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर शेखपुरा से है, जहां पत्थर का अवैध उत्खनन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। खनन विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें विवाह कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम के कंपनी पर करीब 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और अब खनन विभाग की तैयारी है कि वैसे कंपनियों को चिन्हित किया जाए जो पत्थर के अवैध उत्खनन करती है, उस पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र का ये बाजितपुर का इलाका है, जहां पत्थर उत्खनन का कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस इलाके में आपको मैं बता दूं कि ये विवाह कंस्ट्रक्शन कंपनी का एकरारनामा हुआ था और जो 2018 में वो समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद जो स्टॉक दिखाया गया है या जो इनका जो एरिया है, एरिया से ज़्यादा स्टॉक रखने का आरोप है, जिसके कारण इन पर जुर्माना लगाया गया। अभी जो ताज़ा नोटिस इनको भेजा गया है खनन विभाग द्वारा, उसके मुताबिक 5.5 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया है, जो वसूली करने का निर्देश दिया गया है। अगर ये समय पर 5.5 करोड़ रुपया खनन विभाग को नहीं चुकता करते हैं तो खनन विभाग द्वारा इनका जो परिसंपत्ति रखा हुआ इस इलाके में है, इस पहाड़ के भूखंड के क्षेत्रों में, उसे जब्त कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि विवाह कंपनी पर जो नोटिस जारी हुआ है वो समय सीमा के अंदर राशि जमा करते हैं अथवा फिर खनन विभाग को अगला कदम उठाना होगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर, वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। शराब खरीदी थी, हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि शख्स नशे में था या नहीं, लेकिन लोगों ने बताया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। विक्षिप्त का ड्रामा देखकर लोग दहशत में आ गए और शख्स